यह कार्ड दादी ने दिया था। कहा था जब जान पर बन आए तभी इस्तेमाल करना। मेरा भाई कई दिनों से भूखा है। भगवान के लिए बस एक डिब्बा दूध का पाउडर दे दीजिए। कुछ पल की झिझक के बाद दुकानदार ने अविश्वास भरी नजरों से वह कार्ड हाथ में लिया और जैसे ही उसने मशीन में कार्ड डाला, टीरीक की आवाज के साथ स्क्रीन पर लिखा आया, स्वीकृत। ठीक उसी समय दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में एक व्यापारिक यात्रा पर आए ठाकुर विक्रम सिंह की पत्नी का फोन अप्रत्याशित रूप से बज उठा। फोन पर एक संदेश था, भुगतान स्वीकृत, दूध पाउडर, किराना स्टोर। वह कार्ड एक ऐसे इंसान का था जो अब इस दुनिया में नहीं था। आखिर उस छोटी सी बच्ची के हाथ में मौजूद कार्ड में ऐसा क्या राज छिपा था? यह कहानी आपके दिलों को पिघला देगी। कृपया हमारे साथ बने रहें। दिल्ली की कंपा देने वाली सर्द हवा टीन की चादरों से बनी झोपड़ी की दरारों से किसी तेज चाकू की तरह अंदर घुस रही थी और बर्फीले फर्श को बेरहमी से चाट रही थी। धुएं जैसे सफेद भाप भरे उस कमरे में पुराने गत्तों के नीचे से हल्की सी हिलती हुई रोहन की छाती को देखते ही प्रिया का दिल डूब गया। 10 साल की प्रिया ने अपने लाल पड़ चुके हाथों पर फूंक मारकर उन्हें गरमाया और धीरे से अपने भाई के माथे पर हाथ रखा। माथा बर्फीला ठंडा था। वह डरकर चिल्लाई और हाथ हटा लिया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, रोहन को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, अब और नहीं। प्रिया ने मन में सोचा। कांपते हाथों से उसने तकिए के नीचे गहराई में कुछ टटोलना शुरू किया। उसकी उंगलियों को एक पुराने खुरदुरे मोजे का एहसास हुआ, उसके अंदर छिपा हुआ धातु का ठंडा स्पर्श। यह वही प्लेटिनम कार्ड था जिसे उसकी दिवंगत दादी ने दिया था। दादी ने बार बार कहा था, इसे कभी किसी को मत दिखाना, जब सच में मरने की नौबत आ जाए सिर्फ तभी इस्तेमाल करना। कार्ड पकड़े हुए प्रिया के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दादी से किया वादा तोड़ने का अपराध बोध उसके दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। लेकिन तभी रोहन की हल्की हल्की सांसों की आवाज उसके कानों में पड़ी। प्रिया ने आंसू पोंछे और अपना इरादा पक्का कर लिया। उसने कोने में पड़ी एक पुरानी रुई निकली हुई बड़ी जैकेट पहनी। वह उसके शरीर से 3 गुना बड़ी थी और उसे आस्तीन कई बार मोड़नी पड़ी। उस जैकेट के अंदर उसने रोहन को अपनी गोद में लिया और अपने शरीर की गर्मी से उसे कसकर लपेट लिया। प्रिया ने अपने फटे जूतों के तस्मे कसकर बांधे और बाहर निकल गई। घुटनों तक फैली धुंध और कीचड़ में उसके पैर धंस रहे थे, जिससे चलना मुश्किल हो रहा था। हाड़ कंपा देने वाली ठंड पतली जैकेट को चीरकर उसकी हड्डियों में चुभ रही थी। उफ! संतुलन खोकर प्रिया कीचड़ में गिर पड़ी। उस एक पल में भी उसने इंस्टिंक्टिवली अपने शरीर को घुमाया और अपनी कोहनी के बल पर गिरी ताकि गोद में सोए बच्चे को चोट न लगे। कोहनी में तेज दर्द उठा, लेकिन प्रिया को दर्द महसूस करने की भी फुर्सत नहीं थी। उसने तुरंत अपने भाई को देखा। शुक्र है रोहन जगा नहीं था। प्रिया हांफते हुए फिर उठी। उसके फटे घुटने से खून बह रहा था, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। दूर अंधेरे में एक किराना स्टोर का टिमटिमाता हुआ बोर्ड दिखाई दे रहा था। वह अंधेरे के समुद्र में किसी इकलौते सहारे की तरह लग रहा था। दादी, बस एक बार माफ कर देना, मैं बस रोहन को बचाना चाहती हूं। प्रिया की सिसकी सफेद भाप बनकर हवा में घुल गई। शांत रात में केवल कीचड़ में उसके कदमों की छप छप की आवाज गूंज रही थी। दुकान पर पहुंचकर प्रिया ने ठंडे दरवाजे के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ा। धातु की ठंडक उसकी हथेलियों में चुभ गई। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। टन टन की आवाज शांत दुकान में गूंज उठी। दुकान के अंदर काफी गर्मी थी। हीटर के ऊपर रखी केतली से भाप निकल रही थी। काउंटर पर बैठे लालाजी ने सिर उठाकर प्रिया को देखा। एक गंदे फटे हाल बच्चे को देखकर उनकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या है, कुछ खरीदना नहीं है तो बाहर जा। लालाजी की रूखी आवाज सुनकर प्रिया के कंधे झुक गए। वह जैकेट में रोहन को और कसकर पकड़ते हुए दब्बी आवाज में बोली, लालाजी, दूध का पाउडर चाहिए, 1 डिब्बा। लालाजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पैसे हैं? बहुत महंगा आता है। तेरे पास कहां से आए पैसे? प्रिया ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह प्लेटिनम कार्ड निकाला। चमकते कार्ड को देखकर लालाजी की आंखें फटी रह गईं। अरे, यह असली है क्या? कहां से चुराया है? लालाजी की शक भरी निगाहें प्रिया के चेहरे पर गड़ गईं। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि अगर वह कहेगी कि यह दादी ने दिया है तो कोई यकीन नहीं करेगा। चोरी का है ना? बता, नहीं तो पुलिस को बुलाता हूं। दे इधर। लालाजी ने कार्ड छीन लिया। नहीं, यह मेरी दादी ने दिया था।
प्लीज लाला जी, मेरा भाई भूखा है। प्रिया की गुहार का लाला जी पर कोई असर नहीं हुआ। कार्ड को पलट पलट कर देखते हुए वह बोला, झूठ मत बोल। इतना कीमती कार्ड तुझ जैसी लड़की को कोई क्यों देगा? पुलिस बुलाने से पहले सच बता दे। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत बेबसी महसूस हो रही थी। रोहन भूख से मर रहा था और कोई भी बड़ा उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वह लाला जी के पैरों में गिर पड़ी। लाला जी, मैं सच कह रही हूं, बस एक बार इसे मशीन में लगाकर देख लीजिए। अगर नहीं चला तो आप पुलिस बुला लेना, प्लीज। प्रिया की बेबसी देखकर लाला जी एक पल के लिए रुके। शायद बच्चे की आंखों के आंसू उन्हें सच्चे लगे। ठीक है, एक बार कोशिश करता हूं। अगर नहीं चला तो सीधी पुलिस आएगी। उन्होंने कार्ड मशीन में डाला। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली और मशीन की स्क्रीन को घूरने लगी। प्लीज दादी, मदद करो। एक पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। टिरीक, मशीन से एक हल्की आवाज आई और स्क्रीन पर संदेश उभरा, भुगतान स्वीकृत। लाला जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने रसीद को बार बार देखा। प्रिया को लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची। शुक्रिया, शुक्रिया लाला जी। वह लगातार सिर झुकाते हुए आंसू पोंछ रही थी। लाला जी ने हैरान परेशान हालत में दूध का एक डिब्बा प्रिया को दिया। प्रिया ने डिब्बे को किसी खजाने की तरह सीने से लगाया और दुकान से बाहर निकल गई। ठंडी हवा फिर से उसके चेहरे से टकराई, लेकिन अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। रोहन को बचाने की खुशी में उसका दिल भर आया था। वह फिर से उस अंधेरी बर्फीली रात में अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। लेकिन प्रिया को नहीं पता था कि जिस कार्ड का उसने अभी इस्तेमाल किया है वह क्या तूफान लाने वाला है। और इस समय दिल्ली के जोर बाग स्थित एक आलीशान हवेली में क्या हो रहा है। जोर बाग की विशाल हवेली, दोहरी खिड़कियों वाले स्टडी रूम में ऐसी खामोशी थी मानो वक्त और हवा दोनों थम गए हों। मोटे पर्दों ने बाहरी दुनिया से कमरे को पूरी तरह काट दिया था। सिर्फ मेज पर रखा एक पुराना लैंप टिमटिमा रहा था, जो कमरे के मालिक ठाकुर विक्रम सिंह पर रोशनी डाल रहा था। ठाकुर साहब शून्य आंखों से कमरे के एक कोने को देख रहे थे। वहां एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी, जिस पर 3 साल पहले गुजर चुकी उनकी पत्नी बैठा करती थीं। मालिक के जाने के बावजूद ठाकुर साहब हर रात उस कुर्सी को साफ करते और इस भ्रम में जीते कि उनकी पत्नी अभी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगी। आज तुम्हारी बनाई चाय की बहुत याद आ रही है। ठाकुर साहब की टूटी हुई आवाज खामोशी में खो गई। तभी जन्ना जन्ना, स्टडी रूम की खामोशी को चीरते हुए मेज की दराज से एक अनजानी कंपन की आवाज आई। ठाकुर साहब का हाथ हवा में ही रुक गया। क्या उन्होंने गलत सुना या 3 साल की तन्हाई ने उन्हें बहरा बना दिया था? जन्न जन्न नहीं, यह सच था। आवाज दराज के अंदर से ही आ रही थी। ठाकुर साहब की आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपते हाथों से चाय का कप नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन वह लड़खड़ा गया और चाय छलक गई। 3 साल पहले जिस दिन उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद से उन्होंने उस दराज को कभी नहीं खोला था। उसके अंदर उनकी पत्नी का पुराना स्मार्टफोन रखा था, जो चार्जर से लगा हुआ था। चर्रर। सालों से बंद लकड़ी की दराज एक कर्कश आवाज के साथ खुली। अंधेरे में फोन की स्क्रीन नीली रोशनी फेंक रही थी। ठाकुर साहब ने धीरे से फोन उठाया। धूल भरी स्क्रीन पर एक संदेश साफ दिख रहा था, कार्ड स्वीकृत, दूध पाउडर, किराना स्टोर, शदो 500। ठाकुर साहब ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने चश्मा उतारकर दोबारा पहना। अक्षर गायब नहीं हुए। यह उनकी पत्नी का कार्ड था, वही वीवीआईपी प्लेटिनम कार्ड जो उनकी पत्नी अपने पर्स में रखती थीं। यह कैसे हो सकता है? उनका दिल पैरों में आ गिरा। क्या यह चोरी है? किसी ने उनकी पत्नी का सामान चुराकर महज 2500 की चीज खरीदी? उनका दिमाग यही कह रहा था। उन्हें तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन करके कार्ड ब्लॉक करवाना चाहिए और पुलिस बुलानी चाहिए। लेकिन उनका दिल कुछ और ही कह रहा था। दूध पाउडर, किराना स्टोर। अगर कोई चोर होता तो वह किसी गहने की दुकान या महंगे शोरूम में जाता। दूध पाउडर क्यों? ठाकुर साहब के दिमाग में 3 साल पुरानी याद कौंधी। उनकी पत्नी ने अस्पताल में बेहोशी की हालत में अपने आखिरी शब्द कहे थे, ठाकुर साहब, हमारे बच्चों ने खाना खाया। उस समय उन्हें लगा था कि वह बीमारी की वजह से बहकी बहकी बातें कर रही हैं। लेकिन क्या हो अगर उनकी पत्नी ने उनसे कुछ छिपाया हो? क्या हो अगर यह मरने के 3 साल बाद उनकी पत्नी का भेजा हुआ कोई संकेत हो? ठाकुर साहब अचानक उठ खड़े हुए। कुर्सी पीछे गिर गई। मुझे जाना होगा, मुझे खुद देखना होगा।
ठाकुर साहब यह भी भूल गए कि उन्होंने सिर्फ कुर्ता पायजामा पहना है। उन्होंने खूंटी पर टंगा एक मोटा कोट उठाया और कमरे से बाहर भागे। जो इंसान हमेशा अपने सेक्रेटरी और गार्ड से घिरा रहता था, आज वह अकेला निकल पड़ा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बर्फीली हवा ने उनके चेहरे पर तमाचा मारा, लेकिन उन्हें ठंड का एहसास नहीं हुआ। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन थी, सच का पता लगाना। उन्होंने गैराज में खड़ी अपनी काली सेडान स्टार्ट की। भारी इंजन की आवाज गैराज में गूंज उठी। उन्होंने नेविगेशन में संदेश में आया पता डाला। पता उनकी हवेली से कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। गाड़ी बर्फीली सड़क पर फिसल रही थी, लेकिन ठाकुर साहब ने एक्सीलरेटर और दबा दिया। वाइपर तेजी से चल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने धुंध छा रही थी। आंसू और पिघलती धुंध में कोई फर्क नहीं था। भगवान प्लीज, अगर यह तुम हो। 3 साल पहले अपनी पत्नी को अस्पताल में अकेला छोड़ने का अपराध बोध उनके सीने पर बोझ बना हुआ था। चोर हो, धोखेबाज हो, कोई भी हो, बस अगर उन्हें अपनी पत्नी का कोई सुराग मिल जाए तो वह अपनी आत्मा भी शैतान को बेचने को तैयार थे। गाड़ी एक तंग अंधेरी गली में घुसी। नेविगेशन ने बताया, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। दूर अंधेरे में एक पुराने किराना स्टोर का बोर्ड टिमटिमा रहा था। ठाकुर साहब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय दुकान के अंदर लालाजी अभी भी प्रिया को शक की निगाह से देख रहे थे। देख छोकरी, यह सच में चोरी का नहीं है ना? बाद में कोई पंगा हुआ तो पुलिस बुला लूंगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया ने सिर झुकाया और जैसे ही वह मुड़ी कि धड़ाम, दुकान के बाहर तेज ब्रेक लगने और किसी चीज से टकराने की जोरदार आवाज आई। प्रिया और लालाजी दोनों चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगे। खटाक, दरवाजा किसी धमाके के साथ खुला। बर्फीली हवा का एक झोंका अंदर आया, जिससे बिस्कुट के पैकेट नीचे गिर गए और उस बर्फीली हवा के बीच सिर से पांव तक धुंध में लिपटा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह हाँफ रहा था और उसकी आंखें लाल थीं, मानो नरक से लौटकर आया हो। वह ठाकुर विक्रम सिंह थे। उनकी नजर उस छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो अपने शरीर से बड़ी जैकेट पहने हुए थी और सीने से कुछ चिपकाए हुए थी, और उस बच्ची के हाथ में चमकता हुआ प्लेटिनम कार्ड था। समय जैसे थम गया। ठाकुर साहब की निगाहें कार्ड से होते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बच्ची के चेहरे पर गईं। अरे! ठाकुर साहब के होंठ कांपे और एक दबी हुई आवाज निकली। यह किसी चोर को पकड़ने आए चेयरमैन का गुस्सा नहीं था। यह 3 साल के लंबे इंतजार के बाद एक चमत्कार को पहचानने वाले पति की दर्द भरी पुकार थी। दुकान में दाखिल होते ही ठाकुर साहब की नजरें प्रिया पर जम गईं। उनकी सांसें रुक गईं। लड़की ने अपने से कहीं ज्यादा बड़ी फटी हुई जैकेट पहनी थी और दूध का डिब्बा सीने से लगाए हुए थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में डर था, लेकिन ठाकुर साहब की नजर लड़की के चेहरे पर नहीं, बल्कि जैकेट के अंदर से दिख रहे एक पुराने बेज रंग के स्वेटर पर थी। ठाकुर साहब की आंखें फटी रह गईं। वह स्वेटर तो उनकी पत्नी का पसंदीदा कश्मीरी स्वेटर था। आस्तीन के कोने पर उनकी पत्नी के हाथ से की गई छोटी सी फूलों की कढ़ाई। सब कुछ वही था। सालों में स्वेटर पुराना और मैला हो गया था, लेकिन एक पति की आंखों को धोखा नहीं दिया जा सकता था। मेरी पत्नी के कपड़े यह अनजान लड़की क्यों पहने हुए है? ठाकुर साहब ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटी ये कपड़े। प्रिया डरकर पीछे हट गई। सामने खड़े बूढ़े आदमी का रौब इतना ज्यादा था कि उसकी सांसें अटक रही थीं। वह उसे किसी यमदूत की तरह लग रहा था। प्रिया ने भागने के लिए रास्ता ढूंढा। उसे दुकान का पिछला दरवाजा खुला दिखा। माफ कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है, प्रिया चीख जैसी आवाज में यह कहकर पिछले दरवाजे से बाहर भाग गई। रुको, अरे रुको बेटी। ठाकुर साहब पीछे भागे, लेकिन 70 साल की उम्र में वह एक फुर्तीली बच्ची को नहीं पकड़ सकते थे। बाहर घना कोहरा और बर्फीली हवा थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बच्ची गायब हो चुकी थी। निराश ठाकुर साहब की नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी पर छोटे छोटे जूतों के निशान साफ दिख रहे थे। वे निशान अंधेरे में कहीं जा रहे थे। ठाकुर साहब अपनी छड़ी को जमीन में गाड़ते हुए उन निशानों के पीछे चलने लगे। उनके पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन उन्हें ठंड का एहसास नहीं था। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, इन निशानों को खोना नहीं है। तुमने क्या छिपाया था मुझसे? ठाकुर साहब आंसू पीते हुए एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते रहे। पैरों के निशान उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां एक वीरान टूटी फूटी झोपड़ियों की बस्ती थी।
टूटी हुई टीन की चादरें हवा में ऐसे फड़फड़ा रही थीं जैसे भूतों का रोना हो। वह एक भूतहा जगह थी। बच्ची के निशान एक सबसे ज्यादा टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जाकर खत्म हो गए थे। ठाकुर साहब रुक गए। क्या क्या यहाँ कोई रहता है? उन्होंने कांपते हाथों से झोपड़ी का पर्दा हटाया। अंदर घुसते ही फफूंद और ठंड की एक लहर ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही बच्ची प्रिया एक फटी हुई रजाई ओढ़े बैठी थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्चा था। प्रिया कांपते हुए भी बड़े सलीके से बच्चे को दूध पिला रही थी। धीरे धीरे पियो रोहन, अब हम बच गए। एक अजनबी को देखकर प्रिया डर गई और बच्चे को छिपाने लगी, लेकिन ठाकुर साहब आगे नहीं बढ़ पाए। उनकी नजरें बच्ची के पीछे झोपड़ी के एक कोने पर टिक गई थीं। वहां एक पुराना संदूक रखा था और उसके ऊपर प्लास्टिक के डिब्बे एक के ऊपर एक रखे हुए थे। नीले फूलों वाले पारदर्शी डिब्बे। एक डिब्बे का कोना थोड़ा जला हुआ था। ठाकुर साहब उन डिब्बों को अच्छी तरह जानते थे। 3 साल पहले उनकी पत्नी रात भर जागकर इन्हीं डिब्बों में खाना बनाया करती थीं। इतनी रात को क्या कर रही हो? ठाकुर साहब ने पूछा था। उनकी पत्नी ने घबराते हुए कहा था, अरे एक सहेली की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए कुछ खाना बना रही थी। यह वही डिब्बे थे। उनकी पत्नी किसी सहेली को खाना नहीं भेज रही थी, वह अपने पति से छिपकर इन बच्चों का पेट भर रही थी। ठाकुर साहब को वह दिन याद आ गया जब उन्होंने अपनी बहू गौरी को घर से निकाल दिया था। अगर दोबारा इस घर के आस पास भी दिखी तो हड्डियां तोड़वा दूंगा। उसी दिन से उनकी पत्नी ने यह दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। उफ! ठाकुर साहब के मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि यह बूढ़ा आदमी अचानक बैठकर उन डिब्बों को घूरते हुए रो क्यों रहा है। झोपड़ी के बाहर बर्फीली हवा चल रही थी और अंदर बच्चे के बोतल से दूध पीने की आवाज गूंज रही थी। ठाकुर साहब की आंखों से गर्म आंसू टपककर मिट्टी में मिल गए। उनके अंदर भ्रम, दुख और एक अनजाने अपराध बोध का तूफान उठ रहा था। ठाकुर साहब बेजान होकर ठंडी मिट्टी पर गिर पड़े। उनकी नजरें अब भी उन प्लास्टिक के डिब्बों पर टिकी थीं। वे उनकी पत्नी के थे, इसमें कोई शक नहीं था। एक डिब्बे का कोना जो जला हुआ था। उन्हें याद आया कि कैसे उनकी पत्नी ने गैस के पास ढक्कन रखकर उसे जला दिया था और फिर हौंसते हुए कहा था, अब इसे फेंकने का मन नहीं करता। उनकी सांसें अटक गईं। उनकी पत्नी किसी सहेली के लिए खाना नहीं बना रही थी, वह इस गंदी ठंडी झोपड़ी में अपने पोते पोतियों के लिए खाना ला रही थी। जिस दिन ठाकुर साहब ने अपने बेटे की मौत के बाद अपनी बहू गौरी को घर से निकाला था, उसी दिन से उनकी पत्नी ने उनसे यह राज छिपाया था। आहा! ठाकुर साहब के मुंह से एक जानवर जैसी दर्द भरी आवाज निकली। उन्होंने कांपते हाथों से जमीन पर पड़ी एक पुरानी डायरी उठाई। उसके कवर पर उनकी पत्नी की लिखावट थी। दाहिने हाथ में लकवा आने के बाद उनकी लिखावट थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। ठाकुर साहब ने कांपते हुए पहला पन्ना खोला। 12 साल पहले की तारीख उनके सीने में एक खंजर की तरह चुभ गई। आज उन्होंने बहू को घर से निकाल दिया। वह गर्भवती थी। मैं डर के मारे कुछ नहीं कह पाई। मैं एक गुनहगार हूं। ठाकुर साहब का दिल डूब गया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी बहू को गालियां दी थीं। उनकी पत्नी उस दिन से इस अपराध बोध के साथ जी रही थीं। उन्होंने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। आज पोती के लिए छिपकर एक स्वेटर खरीदा। वह बिल्कुल अपने पापा पर गई है। काश वो एक बार इसे गोद में उठा लेते। हर अक्षर में छिपा प्यार उनके दिल को चीर रहा था। जब वह अपनी बहू को कोसते थे तब उनकी पत्नी पीछे पीछे इन बच्चों की देखभाल कर रही थी। जैसे जैसे पन्ने पलटते गए लिखावट धुंधली होती गई। तारीख 3 साल पहले आकर रुक गई जब उनकी पत्नी कैंसर से मर रही थी। अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। आज मैंने अलमारी में छिपाया हुआ कार्ड निकाला। ठाकुर साहब की सांसें तेज हो गईं। आंसुओं के कारण उन्हें अक्षर धुंधले दिख रहे थे। तभी आखिरी वाक्य उनकी नजर में आया। आखिरी पन्ना। प्रिया, तुम्हारी दादी तुमसे माफी मांगती है। यह हमारे बीच का राज है। जब डर के मारे सहा न जाए, जब भूख से मरने लगो, तभी इस कार्ड का इस्तेमाल करना। तुम्हारे दादाजी ऊपर से सख्त दिखते हैं पर अंदर से नरम दिल हैं। यह कार्ड तुम्हारी रक्षा करेगा। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। आखिरी वाक्य आंसुओं के धब्बों से फैला हुआ था। उसके बाद 3 साल का खालीपन था। सफेद पन्ने, मानो वे पन्ने उन 3 सालों की भूख और तकलीफ की कहानी चीख चीख कर सुना रहे हों। आह!
ठाकुर साहब डायरी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। यह ऐसा दर्द था जो उनकी आत्मा को तोड़ रहा था। अगर उन्होंने अपनी बहू को घर से न निकाला होता, अगर उन्होंने अपनी पत्नी की एक बात भी सुनी होती, तो आज यह सब न होता। सब कुछ उनका गुनाह था। वह पीड़ित नहीं, बल्कि अपने परिवार को बर्बाद करने वाले सबसे बड़े अपराधी थे। ठाकुर साहब ने रोती हुई आंखों से प्रिया को देखा। वह डरी सहमी कोने में बैठी थी। अजनबी को रोता देख वह अपने भाई को और कसकर छिपा रही थी। यहां मत आना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। प्रिया की कांपती हुई आवाज ठाकुर साहब के दिल में चुभ गई। ठाकुर साहब की नजर प्रिया के हाथों पर पड़ी। ठंडे पानी में दूध बनाने के कारण हाथ सूज गए थे। ठंड से त्वचा फट गई थी और उस पर खून और मवाद की पपड़ी जम गई थी। अब सारी पहेली सुलझ गई थी। 3 साल बाद आया वह कार्ड का संदेश कोई चोरी नहीं थी। वह उनकी पत्नी की आत्मा की पुकार थी। मेरे बच्चों को बचा लो। ठाकुर साहब ने आंसू पोंछे। यह रोने का समय नहीं था। उन्हें इन बच्चों को गले लगाकर माफी मांगनी थी। उन्होंने अपनी छड़ी के सहारे उठने की कोशिश की। बेटी डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे ही ठाकुर साहब एक कदम आगे बढ़े, धड़ाम, झोपड़ी का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। बर्फीली हवा अंदर घुस आई और मोमबत्ती बुझ गई। घना अंधेरा छा गया। बचाओ, प्रिया चीखी। अंधेरे में भारी जूतों की आवाज गूंजी। एक परछाई अंदर आई। वह उस बस्ती का दादा प्रकाश था। मैंने कहा था ना कि यहां कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। चूहिया कहीं की। प्रकाश की दहाड़ झोपड़ी में गूंज गई। उसने अपनी टॉर्च सीधे बच्चों के चेहरे पर मारी। इस रजाई को ओढ़कर ठंड नहीं लगेगी क्या? निकल यहां से। उसने बच्चों के ऊपर से एकमात्र रजाई को लात मारकर हटा दिया। प्रिया ने रोहन को अपने शरीर से ढक लिया। बहुत ढीठ हो गए हो तुम लोग, प्रकाश ने चिल्लाते हुए झोपड़ी की दीवार पर लात मारी। इस सारे मंजर को अंधेरे में खड़े देख रहे ठाकुर साहब की मुट्ठियां भिंच गईं। उनके खून में उबाल आ गया था। क्या मेरे पोते पोती 3 साल से इस जहन्नुम में जी रहे थे? यह मेरी जमीन है। सुबह यहां बुलडोजर आएगा। निकल जाओ। प्रकाश एक कदम और आगे बढ़ा। डर के मारे प्रिया पीछे हटी और रोहन के ऊपर से जैकेट भी उतर गई। ठंडी हवा लगते ही रोहन जोर जोर से रोने लगा। प्रकाश की नजर दूध के डिब्बे पर पड़ी। चुप कराने के लिए पहले खाना छीनना होगा। अंकल नहीं, यह रोहन का दूध है। प्रिया ने डिब्बे को पीछे छिपा लिया। प्रकाश ने उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी रुक जाओ, एक भारी और अधिकारपूर्ण आवाज ने हवा को चीर दिया। प्रकाश का हाथ हवा में ही रुक गया। ठाकुर विक्रम सिंह अंधेरे से बाहर आए और बच्चों के सामने खड़े हो गए। उनकी पीठ झुकी हुई नहीं थी। वह एक विशाल पहाड़ की तरह बच्चों की रक्षा कर रहे थे। एक अजनबी बूढ़े को देखकर प्रकाश चौंका। तू कौन है बे? इन भिखारियों का कोई रिश्तेदार है क्या? हाँ, रिश्तेदार हूं। मैं इन बच्चों का दादा हूं। दादा? प्रिया ने हैरानी से उस बूढ़े आदमी की पीठ को देखा। उसने तो कभी अपने दादाजी को देखा ही नहीं था। प्रकाश ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ दादा, बुढ़ा सठिया गया है क्या? मरने का शौक है? वह हाथ में डंडा लिए आगे बढ़ा। दादा, मजाक कर रहा है बुढ़े? प्रकाश ने डंडे के सिरे से ठाकुर साहब के सीने पर मारा, लेकिन ठाकुर साहब टस से मस नहीं हुए। उनकी आंखों में एक ठंडी आग थी। अबे बुढ़े, अगर यहां मरना नहीं चाहता तो हट जा, ये मेरी जमीन है। ठाकुर साहब ने अपनी जेब से अपना असली स्मार्टफोन निकाला। उन्होंने स्पीड डायल पर एक दबाया। फोन तुरंत उठ गया। यह उनके वफादार सेक्रेटरी मिश्रा जी थे। हाँ सर, मैंने आपकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। ठाकुर साहब ने प्रकाश की आंखों में देखते हुए आदेश दिया, मिश्रा जी, तुरंत लीगल टीम को बुलाओ और इस पूरी बस्ती के मालिक से संपर्क करो। मुंह मांगी कीमत देकर यह पूरी जमीन खरीद लो। 1 इंच भी नहीं बचना चाहिए। उनकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसे कोई नकार नहीं सकता था। प्रकाश का मुंह खुला रह गया। यह क्या बकवास है? तुम किससे बात कर रहे हो? ठाकुर साहब ने फोन काटा और अपनी छड़ी का सिरा प्रकाश की ओर किया। तुमने कहा था कि यह तुम्हारी जमीन है। ठाकुर साहब एक कदम आगे बढ़े। प्रकाश अनजाने में पीछे हट गया। अब से यह मेरी जमीन है और तुम बिना इजाजत मेरे घर में घुसने वाले एक अपराधी हो। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की जोरदार आवाजें आने लगीं। झोपड़ी के बाहर दर्जनों हेडलाइट्स जल उठीं। सर, काले सूट पहने हुए बॉडीगार्ड्स अंदर घुसे और उन्होंने प्रकाश को घेर लिया। सब कुछ खत्म हो गया था। प्रकाश को अब समझ में आया, यह बूढ़ा कोई भिखारी नहीं था।
यह भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक ठाकुर विक्रम सिंह थे। ठाकुर साहब। प्रकाश के पैर कांपने लगे। उसके हाथ से डंडा छूटकर गिर गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। ठाकुर साहब ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह मुड़े और कांपते हुए बच्चों के पास गए। बेटी। ठाकुर साहब ने अपनी छड़ी नीचे रखी और बच्चों के सामने घुटनों के बल बैठ गए। थोड़ी देर पहले वाला शेर जैसा रूप गायब हो चुका था और अब सिर्फ एक बूढ़े रोते हुए दादाजी थे। सब ठीक है बेटा, अब सब ठीक है। ठाकुर साहब ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर प्रिया का गंदा हाथ पकड़ा। उस गर्मजोशी को महसूस करते ही प्रिया के सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। ठाकुर साहब ने एक हाथ से प्रिया का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से सोए हुए रोहन को गोद में उठा लिया। सेक्रेटरी मिश्रा जी ने बच्चे को लेना चाहा, लेकिन ठाकुर साहब ने मना कर दिया। मेरा पोता है, मैं ही उठाऊंगा। झोपड़ी के बाहर एक विशाल काली सेडान खड़ी थी। प्रिया ऐसी गाड़ी देखकर हिचकिचाई। उसके जूते कीचड़ से सने थे और कपड़ों से बदबू आ रही थी। दादाजी, मैं बहुत गंदी हूं, गाड़ी खराब हो जाएगी। प्रिया की यह बात ठाकुर साहब के दिल को चीर गई। कोई बात नहीं बेटी, गाड़ी तो साफ हो जाएगी, लेकिन तुम मेरी अनमोल पोती हो। चलो, बाहर बहुत ठंड है। गाड़ी के अंदर बैठते ही बाहर का शोर पूरी तरह बंद हो गया। सीट की गर्मी ने प्रिया के जमे हुए शरीर को पिघला दिया। घर चलो। ठाकुर साहब के आदेश पर गाड़ी चल पड़ी। 1 घंटे बाद गाड़ी दिल्ली के जोर बाग की एक आलीशान हवेली के सामने रुकी। बड़ा सा गेट अपने आप खुल गया। यह तो किसी महल जैसा है। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। नौकर चाकर लाइन में खड़े थे। आइए ठाकुर साहब। एक बूढ़ी नौकरानी, जिसे सब अम्मा कहते थे, बच्चों को देखकर हैरान रह गई। अम्मा, नहाने का पानी तैयार करो और बहुत अच्छा खाना बनाओ। राजमा और चावल जरूर बनाना। प्रिया को जिंदगी में पहली बार किसी ने बिटिया रानी कहकर पुकारा था। घर के अंदर की गर्मी और नरम कालीन उसे किसी जन्नत की तरह लग रहे थे। ठाकुर साहब ने प्रिया के ऊपर से वह भारी जैकेट उतारी। अब यह पहनने की जरूरत नहीं है, यहां ठंड नहीं है। नहाने के बाद सफेद कपड़ों में प्रिया बिल्कुल बदल गई थी। ठाकुर साहब उसे देखकर मुस्कुराए। उसमें उसकी मां गौरी की झलक थी। खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान रखे थे। गर्मागर्म चावल, राजमा और कई तरह की सब्जियां। प्रिया ने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। ऐसा स्वादिष्ट खाना उसने जिंदगी में कभी नहीं खाया था। वह भूखों की तरह खाने लगी। ठाकुर साहब उसे बस देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। दादाजी, आप नहीं खा रहे? यह बहुत अच्छा है। प्रिया ने अपनी प्लेट से 1 चम्मच राजमा निकालकर ठाकुर साहब की प्लेट में रख दिया। ठाकुर साहब ने आंसू पीते हुए वह निवाला खाया। उसमें राजमा के साथ साथ उनके आंसुओं का खारापन भी था। खाना खाते खाते प्रिया को नींद आने लगी। ठाकुर साहब ने उसे गोद में उठाया और ऊपर एक बड़े आरामदायक बिस्तर पर सुला दिया। नींद में प्रिया बड़बड़ा रही थी, दादी, अब मुझे ठंड नहीं लगती। दादाजी ने खाना दिया। यह सुनकर ठाकुर साहब अपने मुंह पर हाथ रखकर बिना आवाज किए रो पड़े। उन्होंने कसम खाई, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी रक्षा में लगा दूंगा। तुम्हारी आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अगली सुबह जब प्रिया सोकर उठी तो उसे लगा कि वह कोई सपना देख रही है। नीचे नाश्ते की मेज पर ठाकुर साहब बैठे थे। तभी मिश्रा जी एक फाइल लेकर आए। सर, रिपोर्ट आ गई है। ठाकुर साहब ने प्रिया को दूसरे कमरे में भेजा और फिर पूछा, बताओ मेरी बहू गौरी, उसका क्या हुआ? मिश्रा जी ने कांपते हुए बताया, सर, बहू जी 3 महीने पहले ही गुजर गईं। दिन रात मजदूरी करने की वजह से उनका शरीर जवाब दे गया। जब आपका सहारा छूटा तो उन्होंने बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी जान दे दी। ठाकुर साहब के हाथ कांपने लगे। अंतिम संस्कार? मिश्रा जी ने सिर झुका लिया। सर, कोई रिश्तेदार न होने के कारण उनकी अस्थियों को श्मशान घाट के एक लावारिस लॉकर में रख दिया गया। धड़ाम! ठाकुर साहब ने मेज पर मुक्का मारा। मेरी बहू लावारिस? के ग्रुप की बहू का कोई नाम लेवा नहीं था? वह फूट फूट कर रो पड़े। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें मार डाला। कुछ देर रोने के बाद उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। उनकी आंखों में अब एक दृढ़ संकल्प था। मिश्रा जी, गाड़ी निकालो, अपनी बहू को घर लाने जा रहा हूं। और वकीलों को बुलाओ, इन बच्चों का नाम मेरे साथ जोड़ना है। श्मशान घाट के सबसे अंधेरे कोने में एक धूल भरे सफेद डिब्बे पर कोई नाम नहीं था। सिर्फ एक नंबर लिखा था, लावारिस 3084।
ठाकुर साहब ने कांपते हाथों से वह कलश उठाया और सीने से लगा लिया। मैं आ गया बेटी, मुझे बहुत देर हो गई। उनके आंसू कलश पर गिर रहे थे। पास खड़ी प्रिया भी माँ माँ कहकर रोने लगी। ठाकुर साहब ने कलश को एक रेशमी कपड़े में लपेटा। चलो अब इस अंधेरी जगह से चलते हैं, तुम्हारे पति के पास, हमारी जमीन पर। वहां तुम्हें शांति मिलेगी। कुछ दिनों बाद प्रिया और रोहन कानूनी तौर पर ठाकुर विक्रम सिंह के वारिस बन गए। उनकी मां गौरी का नाम भी परिवार में सम्मान के साथ वापस जोड़ दिया गया। घर में अब हौसी खुशी का माहौल था। एक सुबह नाश्ते की मेज पर गर्मा गर्म राजमा रखा था। ठाकुर साहब ने उसे ठीक वैसे ही बनवाया था जैसा उनकी पत्नी अपनी डायरी में लिखकर गई थी। प्रिया ने पहला चम्मच खाया और उसकी आंखें भर आईं। दादाजी, यह बिल्कुल दादी के हाथ जैसा स्वाद है। वह रोते रोते खाने लगी। सालों की भूख, दुख और तन्हाई उन आंसुओं के साथ बह रही थी। ठाकुर साहब ने अपनी खुरदरी हथेली से उसके आंसू पोंछे। खूब खाओ बेटी, तुम्हारे दादाजी को आने में बहुत देर हो गई। उस दिन उस खाने की मेज पर एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया था। 1 साल बाद, प्रिया उठो, स्कूल बस आ जाएगी। 2 मंजिल से ठाकुर साहब की आवाज आई। वह अब छड़ी लेकर नहीं चलते थे। उन्होंने एप्रन पहना हुआ था और नाश्ता बना रहे थे। आई दादाजी, 5 मिनट। स्कूल यूनिफॉर्म में प्रिया भागती हुई आई। वह अब एक स्वस्थ और खुशमिजाज लड़की थी। जा रही हूं रोहन, उसने छोटे भाई के गाल पर चूमा। ठाकुर साहब ने बड़े प्यार से प्रिया के बाल बांधे। ध्यान से जाना। लव यू दादाजी। प्रिया ने उन्हें गले लगाया और भाग गई। लव यू, यह शब्द ठाकुर साहब के लिए दुनिया के किसी भी सम्मान से बढ़कर थे। जैसे ही प्रिया की बस आंखों से ओझल हुई, ठाकुर साहब बगीचे में लगे एक छोटे पौधे के पास गए। यह चमेली का पौधा था जो उनकी बहू गौरी को बहुत पसंद था। देख रही हो, हमारी प्रिया स्कूल गई। रोहन अब चलने लगा है। तुम दोनों अब शांति से रहना। उन्होंने पौधे को सहलाया। तभी मिश्रा जी आए। सर, बोर्ड मीटिंग के लिए चलना है। हाँ, चलना ही होगा। अपने पोते पोतियों के लिए खिलौने खरीदने हैं तो दादाजी को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठाकुर साहब ने हौंसते हुए कहा। गाड़ी में बैठकर उन्होंने अपनी जेब से वही पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी ने उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना वापस दिलाया था। खिड़की के बाहर से आती चमेली की मीठी खुशबू ऐसी लग रही थी जैसे उनकी पत्नी और बहू उन्हें स्वर्ग से आशीर्वाद दे रही हों। सर्दी कितनी भी लंबी और क्रूर क्यों न हो, बाहर जरूर आती है। 3 साल के लंबे अंधेरे के बाद ठाकुर साहब के परिवार में आखिरकार एक सुनहरी सुबह आ ही गई थी। एक टूटे हुए टिफिन के डिब्बे और एक पुराने कार्ड से शुरू हुई। यह कहानी एक खूबसूरत परिवार के पुनर्मिलन पर समाप्त हुई।